जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूँ सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, जो झारखंड पॉलिटेक्निक का जो 2024 में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। मैं यूँ बोलूँ कि ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये सब मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ये चांस है कि आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा 30 क्वेश्चंस का सेट नंबर 4 है। इसी प्रकार से मैंने आपको 3 सेट और कराया हुआ है। अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक अलग से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो कि प्लेलिस्ट का नाम है झारखंड पॉलिटेक्निक करके। हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आपकी प्रीतम अकादमी चैनल में। उस प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, जितने हम लोग पॉलिटेक्निक के रिलेटेड डाल रहे हैं। आप लोग वहाँ उस प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जाकर अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियो, जितने भी कंटेंट आपको दिया हुआ है झारखंड पॉलिटेक्निक को लेकर, सारा आप लोग देख सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपको PDF दिख रहा है, ये PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एकदम देख लो, HD क्वालिटी का, एकदम अच्छे से एकदम सजाया हुआ PDF है, जो कि पढ़ने में आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ठीक है, ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा देना आपको मिलेगा। आप कैसे ले सकते हो आप लोग? तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप लोग इस PDF को फ्रीली प्राप्त कर सकते हो। हम लोग वहाँ भेज के रख देंगे। 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स का रहेगा और 15 क्वेश्चन जो रहेगा आपका केमिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लो, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से फिजिक्स शुरू होता है। लगा कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जब मैंने 10th क्लास पढ़ाया था तब भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था, और मैंने बोला था कि भाई साहब, पृथ्वी को छोड़कर समझ लो, अगर पृथ्वी के बाहर अगर जाके अगर आप लोग देखोगे आकाश को, जहाँ पे आपका वायुमंडल नहीं है, जहाँ पे आपका क्लाइमेट नहीं है, जहाँ पे आपका धूल कण हवाएं नहीं है, वहाँ से अगर आप लोग आसमान को देखोगे ना, तो हमेशा काला रंग का दिखाई देगा, क्योंकि वास्तव में आकाश होता है काले रंग का ही होता है। ठीक है, तो बोले कि सर हम लोग को पृथ्वी से फिर ब्लू रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि भाई साहब, एक घटना होता है जिसको हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। हमारे इस पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का एक परत पाया जाता है, क्लाइमेट पाया जाता है, जिसमें कई सारे जल के कण, धूल के कण, ये बहुत सारे कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी कण मिलकर क्या करते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं, जिस कारण से ब्लू रंग क्या होता है? फैल जाता है। प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं ना, किसी भी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग में से ब्लू रंग क्या होता है? सबसे ज़्यादा फैलता है, जिस कारण से हमें क्या दिखाई पड़ता है? यहाँ से आकाश ब्लू रंग का दिखाई पड़ता है। तो ये छोटा मोटा मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया। ठीक है, बाकी जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। कहाँ है काला? ये 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये काला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह है कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर में IR, ये तो होता ही है। तो पूछा है कि असल में एक्चुअल में ओम का नियम होता क्या है? ये तो फॉर्मूला होता है V बराबर में IR। ठीक है, तो जो ओम का नियम होता है वो होता है V समानुपाती I होता है। यानी कि जो आपका विभवांतर है वो हमेशा जो आपका पास समांतर होगा, मतलब समानुपाती होगा, समांतर बोलना नहीं, समानुपाती होगा वो करंट का। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है। उसी प्रकार जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे भी वोल्टेज बढ़ेगा। आप लोग पढ़ोगे ओम का नियम तो पता होगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट और करंट आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, लिखा है कि तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस किस कारक पर निर्भर करता है? तो जो तार का प्रतिरोध होता है, तार का जो रेजिस्टेंस होता है, वो बेसिकली तार की लंबाई पर, कि कितना लंबा आप लोग तार ले रहे हो। अगर छोटा तार ले रहे हो तो उसका प्रतिरोध कम होगा मुताबिकली बड़े तार, यानी बड़ा तार ले रहे हो तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगर पतला तार ले रहे हो तो उसका प्रतिरोध, और अगर मोटा तार ले रहे हो तो मोटा तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध से कम होगा। और एक चीज पे डिपेंड करता है तार की प्रकृति पर, कि आप लोग सोना का तार ले रहे हो कि चांदी का तार ले, तो सबसे अच्छा चांदी का तार होता है। ठीक है, कि आप लोग एल्यूमिनियम का तार ले रहे हो, तो वो सभी बातों पर निर्भर करता है। यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि मोटाई, तार का मोटाई, सुने ना कि 1.5 mm का 2 mm का तार होता है, तो वही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार की लंबाई पर, तापमान पर भी निर्भर करता है। देखो यहाँ पे तापमान भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जी हाँ, अगर तापमान बढ़ेगा तार का तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। कोई भी चालक का अगर आप लोग तापमान बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। ठीक है, याद रख लीजिए बात। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे D नंबर का जो ऑप्शन है ये सभी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लिखा है यहाँ पे एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। विद्युत धारा को सीधा सीधी पूछ रहा है कि अगर आपको नियंत्रित करना है किसी सर्किट में तो आप लोग किसका उपयोग करोगे? धारा नियंत्रक का उपयोग करोगे। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया जाता है। यानी समझो कोई सेम तरह का तार है, चाहे वो सोना का हो या चांदी का हो, जिसका भी सेम है, समझ लो कि चांदी का दोनों तार है। बस अंतर इतना है कि एक तार थोड़ा सा मोटा है और एक तार थोड़ा सा पतला है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, और लंबाई सब सेम है, ठीक है। और ये भी माना गया है कि इनके बीच का जो विभवांतर है, इस तार का विभवांतर और इस तार का विभवांतर, दोनों ही तार का जो विभवांतर है वो क्या है? समान है, ठीक है। तो संपूर्ण चालक जो स्थिर रहेगा, तो इस दोनों चालक में आखिर क्या स्थिर रहेगा? विद्युत धारा की जो प्रतिरोध होगा वो स्थिर होगा, कि विद्युत क्षेत्र स्थिर होगा, कि बताए विद्युत धारा घनत्व स्थिर होगा। तो याद रख लीजिएगा कि इन चालकों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्थिर होंगे। क्या होंगे? चालक में जो होता है, धारावाही चालक में क्या होता है कि ये दोनों सेम टाइप का धारावाही चालक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर होगी तो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से तो धारा उत्पन्न होता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि धारा स्थिर हो गया। याद रख लीजिए बात। तो ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो विद्युत धारा होता है ये कभी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। यह कि एक विद्युत हीटर को 1 kV दर्शाया गया है, 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा होगी। आपको 1 घंटे में कितना ऊष्मा निकलेगा आपको H पूछा है। तो H का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, H बराबर में PT होता है, ठीक है। P क्या है यहाँ पे? P यहाँ पे शक्ति है, पावर है। और पावर कैसा है? मतलब वॉट होता है, आपको पता ही है। और यह क्वेश्चन में शक्ति दिया हुआ है 1 kV, कितना दिया हुआ है? 1 kV, परंतु जो शक्ति होता है एक्चुअल में वो वाट में होता है। तो इस 1 kV को पहले वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, उसी प्रकार से 1 kW में आपका 1000 वाट होता है। कितना वाट होता है? 1000 वाट। और 1000 वाट को आप लोग 10 का पावर में 3 वाट भी लिख सकते हो। तो ये एक्चुअल पावर का यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अब P के जगह पे 10 का पावर में 3 वाट लिख दो। और T चूंकि सेकंड में होता है, याद रख लीजिए बात। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा कि प्रति घंटा, टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है? घंटा। तो घंटा का आपको सबसे पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है। तो घंटा को आपको सेकंड में बदलने के लिए, ये तो आपका 1 घंटा हो गया, उसको पहले आप लोग 60 से गुना कर दोगे तो ये तो मिनट में हो गया, फिर 60 से गुना कर दोगे तो अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके पास आ गया 10 का पावर में 3 इंटू में 1 को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो वो 1 ही करो, वो जैसा का तैसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 है और एक क्या यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो 60 गुना 60 कितना हो जाएगा? 636, यानी कि हो जाएगा 3600। और गुना में ये 10 का पावर 3 को मैं पीछे लेता, 10 का पावर 3। तो यही फाइनल आंसर निकल कर आ गया। और चूंकि आपको प्रतिपादित ऊष्मा पूछी, ऊष्मा कैसा है मात्रक जूल होता है, इसलिए 303 बोलो कि 3600 हो जाएगा, ठीक है। गुना में 10 का पावर में 3 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद निकालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते, लिखा है यहाँ पे प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक। सबसे पहले बात तो प्रतिरोध नहीं पूछा है, ठीक है। गलती कर दोगे ओम मार दोगे तो प्रतिरोधकता पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम मीटर हो जाएगा, याद रख लीजिए बात। 4 नंबर ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। लिखा है कि नेत्र विशेषज्ञों द्वारा लेंस की शक्ति प्लस दिया हुआ, देखो 2.5D बताई गई है। तो आपको सीधा सीधी पूछा है कि फोकस क्या होगा, देख लो सभी ऑप्शन में आप दिया हुआ है। और बताना साथ ही साथ ये भी है कि वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा क्या अवतल लेंस होगा। तो सबसे पहली बात तो P आपको पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो F होगा, F भी तो पॉजिटिव ही होगा, तभी ना P पॉजिटिव होगा। क्योंकि देख लो फॉर्मूला जो होता है आपके पास, वो क्या होता है आपके पास होता है पावर, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/F, ठीक है। ये चीज़ होता है फॉर्मूला में, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। और P का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कि 2.5, ठीक है। और प्लस में दिया, इसलिए जो F का भी वैल्यू होगा, जाहिर सी बात है इधर आपका पॉजिटिव है तभी ना आपका P का वैल्यू पॉजिटिव आया जी। तो जाहिर सी बात है कि जो P होगा वो 1/F जो है यहाँ पे F भी पॉजिटिव होगा, P भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/F। अब F का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, F को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो हो जाएगा आपके पास F बराबर हो जाएगा 1/2.5 हो गया। F बराबर में हो जाएगा 2.5। F बराबर में हो जाएगा आपके पास 1/2.5।
अब देख लो, आप जैसे इसको आप लोग यहाँ से जीरो को पॉइंट कोड आ गया तो ऊपर में एक जीरो लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10/में कितना हो गया आपके पास 25 हो गया। अब इसको भागा दे दोगे तो कितना हो जाएगा 0.100 हो गया 4 हो गया, यानी कि 0.4 आपके पास ये निकल कर आ गया एफ। परंतु भाई साहब ये जो एफ निकल कर आया, ये जो आपके पास फॉर्मूला होता है P बराबर में 1/f, ये एफ हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है। तो ये जो निकला ये 0.4 मीटर निकल कर आएगा, लेकिन सभी ऑप्शन में देख लो सभी के सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले सेंटीमीटर बदलो, तो इसको 0.4 को सेंटीमीटर बदलोगे तो इसको बस 100 से गुणा कर दो तो आपके पास कितना निकल कर आ गया 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर तो आपका निकल कर आ गया एफ, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एफ पी पॉजिटिव है तो एफ भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तभी तो आपका एफ पॉजिटिव होगा, तभी ना पी पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव जो आपका ये क्या है, एफ निकला पॉजिटिव, और एफ यानी कि जो फोकस दूरी होता है वो किस लेंस का पॉजिटिव होता है, जी हाँ उत्तल लेंस का। तो जहां भी आपको उत्तल लेंस दिख रहा है, देख लो ये आपके पास एक जगह पे उत्तल लेंस दिख रहा है, यहाँ पे एक उत्तल लेंस दिख रहा है, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। परंतु एफ का वैल्यू यहाँ देख लो 2.5 है, ये तो होगा नहीं, नीचे वाला होगा सी नंबर, क्योंकि आपका वैल्यू कितना निकला 40 निकल कर आया था, तो इसलिए सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चला आगे बढ़ते एकदम विस्तार से, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, समझ में जरूर आएगा। अच्छा, मानव नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा खाली घर द्वारा नियंत्रित होती है, तो पुतले द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ यहाँ पे वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है कहलाता है। देखो कोई वस्तु, मान लो कोई हमारा आँख है, वो अनंत तक की वस्तु को देख सकता है, यानी अनंत के बाद वस्तु को देख नहीं सकता, यूँ समझ लो, क्योंकि अनंत के बाद कुछ होता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अनंत के बाद वस्तु को देख नहीं पाता, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो अनंत के बाद जो वस्तु को देख नहीं पाता ये थोड़ा सामने आ जाता है, यानी अनंत से पहले यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके बाद वाला दूरी को वो और देख नहीं पाता है, यानी कि मनुष्य का आँख दूर की वस्तुओं को अच्छा से देख नहीं पाता है। और जब मनुष्य का आँख दूर की वस्तु को अच्छा से देख नहीं पाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, उसे निकट दृष्टि दोष होता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो देख पाएगा परंतु दूर की वस्तु देख नहीं पाता है, तो इसलिए आपके पास सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यही पूछता कि वह दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है कि जो आपका निकटतम बिंदु जो है हमारा आँख का, जो कि 25 सेंटीमीटर है, वो थोड़ा दूर हट जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है आपके पास 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है उस स्थिति में हो जाता है उसको दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको निकट की वस्तु को देख नहीं पाता है वो, ठीक है, इस कारण से। और निकट की वस्तु जो देख नहीं पाता है वो क्या होता है, उसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है। अच्छा, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आँख से दूर रख कर पढ़ता है, तो उसे अभी थोड़ी देर पहले बताया। मान लो कि आपके पास कोई एक मनुष्य है, ठीक है, ऐसा हम लोग ही मनुष्य है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि एक न्यूज़पेपर वो पढ़ रहा है, लेकिन वो सामने से पढ़ नहीं पा रहा, थोड़ा सा दूर करके पढ़ रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि सामने में रखी वस्तु को देखने में उसे कठिनाई हो रही है, यानी उसे निकट की वस्तु दिखाई अच्छे से नहीं पड़ रही। और जब निकट की वस्तु अच्छा से दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये क्या कर रहा है दूर रख के पढ़ रहा है, यानी दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा कब होता है, जब उसे आपका दूर दृष्टि दोष हो जाता है तब, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो देख पाता है पर निकट की वस्तु को अच्छे से देख नहीं पाता है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा कि एक चालक में 5 मीटर में 1500 कूलम का आवेश प्रवेश करता है और 1500 कूलम का आवेश निकल जाता है, यानी मान लो कोई एक चालक इस प्रकार से कोई तार है, इसमें 1500 कूलम आवेश प्रकार से जाता है तो 1500 कूलम आवेश पार हो जाता है, यानी एक भी कूलम आवेश का यहाँ खपत नहीं होता है, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, खपत एक भी नहीं होता है, पूरे निकल जाता है, और ये 5 मिनट तक ही ऐसा चलता है, तो विद्युत धारा का मान है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो, ठीक है, फॉर्मूला होता है I = Q/T, 10 क्लास याद करो, ठीक है। आई यहाँ पे आई क्या है, धारा है, और क्यू क्या यहाँ पे आवेश होता है, ठीक है, और यहाँ पे टी क्या आपके पास समय है। तो देख सकते हो यहाँ पे आवेश क्यू का मान कितना दिया 1500 दिया, तो मैं 1500 रख देता हूँ, अपन में टी कितना दिया 5 मिनट, तो 5 नहीं रखना है, क्योंकि भाई साहब देख लो ये 5 तो मिनट में दिया है ना, और सेकंड का ऐसा मतलब जो होता है, जो टाइम का ऐसा मतलब वो सेकंड होता है, इस कारण से यहाँ पे इसको 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 60 से गुना करना पड़ेगा, बस काट दो इसको, देख लो 5 ये 15 हो गया, यहाँ 300 हो गया, और यहाँ 60 से काट दो तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है,
यहाँ पे आपके पास देखो, मैं यहाँ पे साफ सुथरा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1500 भागा में 5, ये तो 5 मिनट का हो गया। इसको आपको सेंड करने के लिए इसको 60 से गुना करना पड़ेगा, 1010 गया, ठीक है। 5 तिये 15, 30 हो गया, 6 पचे 30, यानी कि 5 एम्पियर आ गया। 5A इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते लिखा कि किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2D है, उसकी तो उसकी दृष्टि दोष है। अब कोई एक व्यक्ति है जिसको +2 डायोप्टर का आपको चश्मा लगा हुआ है, तो बता तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है। बहुत ईजी है। सबसे पहले बात तो देख लो, पावर जो दिया हुआ है लेंस का, जो क्षमता जो है वो पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है एफ भी पॉजिटिव होगा। और अभी थोड़ा देर पहले बताया था जब एफ पॉजिटिव होता है तब वो कौन सा लेंस होता है, वो आपका उत्तल लेंस होता है। अब आप ही बताओ कि उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है। जी हाँ, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है, तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही अगर मान लीजिए कि जो डी दिया हुआ है, जो शक्ति दिया हुआ है, माइनस में दिया होता, -2D दिया होता, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कौन सा लेंस होता, अवतल लेंस होता है, क्योंकि इसमें जो आपका एफ है वो नेगेटिव है इस कारण से, ठीक है। और अवतल लेंस किस दृष्टि दोष के लिए दिया जाता है, वो आपका निकट दृष्टि दोष के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 13 का बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर चाहोगे तो इस प्रकार से मैं न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। लिखा है कि बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा। तो जो आप लोग तो फिलहाल अभी बल का फॉर्मूला जो आपको किसका पूछा यहाँ पे, बल और विस्थापन के बीच, ठीक है, यानी कि बल और विस्थापन के बीच आप लोगों ने कार्य का बेसिकली एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W बराबर में Fs। ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, बल और जो आपका दूरी है उसके गुणनफल को हम लोग कार्य बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्य पूछा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने फॉर्मूला अभी तक 10th क्लास में पढ़ा है, W बराबर में Fs, पर आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि W बराबर में Fs cos थीटा होता है, ठीक है। अब cos थीटा का मान जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे तो आपके पास W का मान सबसे ज़्यादा होगा। और cos थीटा यानी कि जब आप लोग थीटा का जगह पे 0 डिग्री लेते हो, यानी cos 0 डिग्री जहाँ पे उसका वैल्यू 1 होता है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, W बराबर में वर्क डन बराबर में हो जाएगा F इंटू एस। कॉस का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही जो होता है वो कॉस में सबसे बड़ा वैल्यू होता है, जो कि 0 डिग्री पर होता है। इसीलिए बल और विस्थापन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो उसमें कार्य सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा और फोर्स भाई साहब इस कारण से क्या हो जाएगा, आपका वो जो वर्क डन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यह है कि जल में वायु का गोलीय बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है। तो जल में वायु का गोलीय बुलबुला जो होता है, ये आप लोग खुद से कमेंट करके बताओगे क्या, नहीं चलो बता देता हूँ, अवतल लेंस हो जाएगा, वो अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री शुरू होता है, ठीक है। अब भाई साहब जिनको जिनको मजा आ रहा है, जिनको समझ में आ रहा है भाई साहब, वो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। देखिए एक यहाँ पे प्रश्न है लिखा हुआ, यहाँ पे जंक एक मिश्रण होता है, तो जंक जो होता है वो Fe2O3 होता है, याद रख लीजिए बात। और जो आपके पास FeOH का होल क्यूब, ठीक है, इसका मिश्रण होता है, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक नहीं है, सुचालक पूछा है। तो भाई साहब कॉपर धातु, ये तो सुचालक है, क्योंकि धातु सभी धातु लगभग विद्युत की सुचालक होती है। सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में, याद रखने बात, जलीय होना चाहिए या तो मेल्टन स्टेट जिसको पिघला हुआ बोलते हैं, ये रहेगा जलीय मतलब एक्वस, और मोल्टेन अगर रहेगा तभी हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें विद्युत का चालन होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है NaCl। तो क्या होता है यहाँ पे देख लो, जब इसमें विद्युत प्रवाहित करोगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, और आयन में जैसे टूटता है वो विद्युत का फॉलो कर देता है। सोडियम क्लोराइड नमक क्या होता है, विद्युत का फॉलो करता है। अगर आप लोग कोई पानी में नमक डाल देगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कराओगे तो फॉलो हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड में तो होता है, चाहे वो जलीय अवस्था हो चाहे पिघला अवस्था हो, परंतु सोडियम क्लोराइड का अगर ठोस अवस्था लोगे, अगर आप लोग एक नमक लेना, ठीक है, नमक का पैकेट में अगर आप लोग बिजली पास कराओगे, एक मान लो कि नमक आप लोग जमीन में बिखरा देना, ठीक है, एक साइड में बिजली का तार लगाना, अरे बैटरी से यूज करना, ठीक है, ओरिजिनल तार का यूज मत करना, नहीं तो झटका लग जाएगा, ठीक है। नॉर्मली बैटरी का एक छोर अगर इस साइड सटाओगे और दूसरे छोर अगर नमक के दूसरे साइड सटाओगे और बल्ब के साथ जोड़ोगे तो जल जाएगा, वो नहीं जलेगा, वो मतलब नहीं जलेगा, क्योंकि वो ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में आयन फ्री नहीं होते हैं, जिस कारण से विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो कभी भी ठोस दिख जाए तो सीधे बोल देना विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार के आपका जब सोडियम क्लोराइड इस प्रकार से दिखे तो, ठीक है, वरना बोलोगे सर जो आपका लोहा होता है वो तो ठोसे में होता है, लेकिन उसमें तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन पास होता है, उसमें तो विद्युत धारा पास होती है। तो सारा खेला इलेक्ट्रॉन का है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ठोस होने के बावजूद भी, परंतु सोडियम क्लोराइड में जब तक ये ठोस नहीं होगा तब तक ये
आयंस का फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- होता है। आगे चल के और डिटेल पढ़ोगे, टेंशन मत लो। देखिए आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर, कहाँ से, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर या फिर चलने पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है, यानी कौन सा यहाँ पे झूठ बात लिखा हुआ है। तो ए नंबर में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि तत्व प्राकृतिक में अल्प धात्विक बन जाते हैं। जब बात सही है, क्योंकि देख लो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सबसे लास्ट में होता है, उधर ही गैस सब, अक्रिय गैस सब होते हैं, धातु सब इधर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तो सही लिखा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पूछा है कौन गलत लिखा है वो बताओ, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, हाँ ये भी सही बात है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो ये भी तो सही बात है, लेकिन ये सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये सही बात लिखा है, जो गलत लिखा है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि परमाणु अधिक आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन खो देते, नहीं ये गलत बात है, यानी कि यही सही आंसर होगा। बाकी डी नंबर लिखा है कि ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि ये धीरे धीरे अधातु हो जाते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, तो जैसे जैसे आधातु बढ़ते जाएगा वो जैसे जैसे अम्लीय हो जाता जाएगा, तो ये भी सही लिखा है, इसलिए ऑप्शन में नहीं होगा, नहीं कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखो धीरे धीरे उसका साइज घटते जाता है, जैसे बाएं से दाएं जाओगे तो साइज घटते जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर में न्यूक्लियर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से खींचता है, जिस कारण से क्या होता है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा कि दो परमाणुओं में सहसंयोजक बंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है। तो सहसंयोजी बंध जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आपका जो आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता है, याद रख लीजिए बात, ठीक है। चला आगे बढ़ते हैं, हीरा एक उदाहरण है। हीरा हमारे पृथ्वी का प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ तो है, लेकिन इसमें सहसंयोजी ठोस होता है, ये एक सहसंयोजी ठोस है, क्योंकि हीरा में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, उसी प्रकार से ग्रेफाइट में भी सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह है कि स्टील का क्रोम लेपन द्वारा संक्षारण निम्न में से होता है। तो याद रख लीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो स्टील का क्रोम लेपन द्वारा संरक्षण निम्न में कारण होता है, तो वो लोह के साथ मिश्र धातु बनाना, यही सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे एक उत्प्रेरक का एक उत्प्रेरित अभिक्रिया में क्या कार्य है। उत्प्रेरित अभिक्रिया यानी कि फास्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य है। जाहिर सी बात है कि अभिक्रिया को तेज करने का काम होता है। उत्प्रेरक क्यों डाला जाता है, या तो अभिक्रिया को तेज करने के लिए, या तो उसको उसी प्रकार से कम करने के लिए। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, उत्प्रेरक को डालते हैं, ठीक है। मतलब या तो फास्ट करने के लिए या स्लो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्प्रेरक को डालते हैं, ठीक है, जनरली फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो फास्ट कब कर पाएगा, जब सक्रियण ऊर्जा कम होगी तभी ना होगा। तो सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो क्या हो जाएगा कि जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है, तो इसी कारण से यही आपका ये नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, या कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, यानी कि इधर अक्रिय गैस यानी कि 17 ग्रुप से आपको किधर जाना है, फर्स्ट ग्रुप की ओर जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दाएं ओर से बाईं ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। बोल, क्योंकि बच्चे यहाँ क्या गलती से बाएं से दाएं सोच लेते हैं और बढ़ती है मार देता है। क्योंकि समझो जो आवर्त सारणी होता है उसमें आपका बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि बढ़ता है विद्युत ऋणात्मकता। अब इधर से बाएं से दाएं जाओगे तो बढ़ता है, तो जाहिर सी बात इधर आओगे तो घटेगा ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाते हो तो बढ़ता है, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आओगे तो घटेगा और ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु नहीं है, ठीक है। तो यहाँ में से जो लेड आपको दिख रहा है ये सबसे कम संक्रमण है, इसीलिए आपके पास सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, यह है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण में उपयोग किया जाने वाला अभिकर्मक है। निर्जलीकरण में कौन सा अभिकर्मक यहाँ उपयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, अगर अल्कोहल में अगर आप लोग अल्कोहल को लेते हो और उसको आप लोग निर्जलीकरण के लिए मान लो कि आप लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की उपस्थिति में अगर 200
50 डिग्री सेल्सियस अगर गर्म करते हो ना तो वो ईथर बनाता है। क्या बनाता है? ईथर बनाता है। यानी कि अल्कोहल को आप लोग Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर आप लोग 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो तो ईथर बनाता है। सेम इसी प्रकार से अगर आप लोग अल्कोहल को अगर आप लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की उपस्थिति में अब अगर 450 डिग्री सेल्सियस अगर गर्म कर दोगे ना तो वो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन। ठीक है, सॉरी एल्किन बनाता है, मेरा मिस्टेक, एल्किन बनाता है। क्या बनाता है? एल्किन बनाता है। अब आपसे एक सवाल है, बताइए तो एल्केन, एल्कीन और एक होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चलो बता देता हूँ। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। इतना चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है कि प्राकृतिक रबड़ है एक, तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है पॉलीआइसोप्रीन होता है। यानी कि आपके पास जो यहाँ पे सी नंबर में दिख रहा है पॉलीआइसोप्रीन, यही सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का 26 का। चलिए आगे बढ़ते 27 नंबर के पास पर लिखा है कि भूरे कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। तो भूरे कोयला समझ लो। सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट देखो, एक होता है लिग्नाइट। इस लिग्नाइट को ही हम लोग क्या जानते हैं? भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। प्रकार का पत्थर है लिग्नाइट, इसी को हम लोग क्या मानते हैं? भूरे कोयले के रूप में माना जाता है। ठीक है, और भाई साहब इस लिग्नाइट में यानी भूरे कोयले में टोटल 25 से लेके 28% तक क्या होता है आपके पास? कार्बन की मात्रा होती है। और बाकी जो 66% बचा ये क्या होता है आपके पास? नमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो 25 नंबर का 25% दिख रहा है बी नंबर के ऑप्शन में, यही करेक्ट हो जाएगा। 25 से 28 होता है जनरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है भाई साहब 4, और यही 4 चतुर संयोजकता कारण कार्बन का इतना ज़्यादा कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि ब्राउनी गति का क्या कारण है? तो ब्राउनी गति का जो कारण होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे तो शायद नहीं पढ़ा होगा आप लोग, तो याद रख लीजिएगा, परिक्षेपण गति के कणों का टकराना। ठीक है, बेसिकली परिक्षेपण जो गति कणों का जो गति है उसी गति के कारण क्या होता है कि कण इधर उधर टकराते हैं, यही ब्राउनी गति कहलाता है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सभी। और अगर ये पीडीएफ आपको कहीं से मिल जाएगा तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को नीचे में आपका यूट्यूब चैनल का लिंक डायरेक्टली आप लोग यहाँ से जाके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप पे डायरेक्टली जाके ज्वाइन हो सकते हो, प्लेलिस्ट में जहाँ पे ये वीडियो डालेगा वो उसको डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। आप लोग सर ये पीडीएफ मिलेगा तब तो, हाँ, तो पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए अगेन फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।